Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read the second chapter of Curiosity Class 8 Science and the chapter's name is The Invisible Living World Beyond Naked Eyes. देखो ये जो इमेज है यहाँ पर इसमें बारिश हो रही है ना, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बारिश को खेल रहे हैं और यहाँ पे आसपास कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, ये छोटे छोटे ऐसे जीव होंगे जिनको ये देख सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव होंगे, ऐसे इंसेक्ट्स होंगे जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे जो इमेजेस हैं, ये ऐसे बहुत सारे जीव होंगे यहाँ पर, है ना। हर जगह ऐसे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। ओके, सो हमारा चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है वो लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। चलिए तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए होंगे, ठीक है। फर्स्ट है, have you ever wondered what you might see if the invisible world around you become visible? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके आसपास की जो अदृश्य दुनिया है, यानी जो आपको दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल है, अगर वो विजिबल हो जाए, यानी अगर वो दिखाई देने लगे, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है, तो क्या होगा? How do you think your observation of this hidden world might change the way you think about the size, complexity or even what counts as living? आपको क्या लगता है कि इस छिपी हुई दुनिया के बारे में जो आपका ऑब्जर्वेशन है, कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो जटिलता है, यहाँ का जो जीवित रूप में क्यों गिना जाता है ना, इसके बारे में आपकी सोच कैसे बदल सकती है? ओके, Have you thought how these teeny living things interact with each other? आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे साइज के जो छोटे छोटे से लिविंग क्रिएचर हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, है ना? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना? और ऐसे ही अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं इस लिविंग क्रिएचर, लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड है उसके बारे में, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी चीज़ लो, उस पर आपको छोटे छोटे से इंसेक्ट्स ऐसे तो नहीं दिखाई देंगे नेक्ड आइज से, बट अगर आप, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इनविजिबल वर्ल्ड अगर विजिबल हो जाए तो आपको बहुत सारे हर जगह इंसेक्ट्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखाई देंगे। आप चाहे कुछ खाने की चीज़ लो, चाहे आप अपने कपड़े लो, चाहे बुक्स लो, हर जगह, सब जगह आपको इंसेक्ट्स दिखाई देंगे। सोचो फिर कैसा होगा। सो चलिए पढ़ते हैं ये चैप्टर, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। जो हमारी ह्यूमन आइज़ है, यानी जो हमारी आइज़ है, वो एक सर्टेन साइज के ऑब्जेक्ट्स ही देख सकती है। मतलब उससे छोटा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें थी वो अननोन थी, मतलब हम उनको नहीं जानते थे, हम उनको देख ही नहीं सकते थे। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले ही लोगों ने डिस्कवर कर लिया था लेंस को। लेंस क्या? एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास, एक ग्लास का कर्व्ड पीस, ठीक है, जो क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप्ड लाइक अ लेंटिल। आपने मसूर दाल देखी है? कैसी होती है वो? बीच में से थोड़ी उभरी हुई होती है और साइड साइड से पतली होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इतने अच्छे से तो नहीं बन पाया, बट वो ऐसे ही कुछ होती है, बीच में से उभरी हुई और साइड से पतली किनारियाँ जो होती है ना उसकी, वो पतली पतली सी होती है और बीच में वो उठा हुआ होता है, ठीक है। ठीक ऐसा ही होता है, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एंड।
एज, एज मतलब किनारा, बीच में से वो थोड़ा चौड़ा होता है, मोटा होता है, और किनारियों से वो पतला होता है, और इसे उन्होंने क्या कहा, लेंस। ठीक है, और लेंस के थ्रू क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। ओवर टाइम lenses were improved to become more powerful, और समय के साथ साथ जैसे ही समय आगे बढ़ते रहा तो जो ये lenses हैं ये ज़्यादा पावरफुल हो गए। Each new tool from simple magnifying glasses to microscopes helped human see what their eyes could not, और हर टूल, इनका जो हर छोटा से छोटा जो उपकरण था वो और ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स में बदल गया, और ये क्या करता है, ह्यूमन की हेल्प करता है ना। सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट, यानी जो उनकी आंखें नहीं देख सकती है वो चीज़ें माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो देख सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर, और जो ये माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, इससे एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड जो कि किससे भरा हुआ है, टीनी लिविंग क्रिएचर, छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर से भरा हुआ है, वो खुला, है ना। उसके बारे में लोगों को पता चला कि कितना आकर्षित है वो वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर, हम इसी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कुछ जीवन रूपी जो अन्वेषण है, अन्वेषण यानी एक्सप्लोर करना, खोज करेंगे। ठीक है, सो किस तरह से लाइफ फॉर्म हो रही है इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो है ना, सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म्स, यानी किस तरह से लाइफ फॉर्म हो रही है, लाइफ बन रही है। चलिए देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, आपने पहले ही पढ़ लिया है जो लाइफ की वैरायटी है, बहुत अमेजिंग है ना। लिविंग बीइंग्स की जो वैरायटी है बहुत सारी वैरायटी है लिविंग बीइंग्स की। आपने 6th क्लास की क्यूरियोसिटी में पढ़ा है ना कि कितनी सारी वैरायटी है लिविंग बीइंग्स की। अब 7th में भी आपने पढ़ा। ठीक है, जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर, वो लगभग सभी शेप्स के हैं, कलर्स के हैं, साइज के हैं। Some living beings are tiny while others are really big. कुछ लिविंग बींग्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और जो कुछ हैं वो बहुत बड़े हैं, है ना। लिविंग बींग्स यानी जो छोटे छोटे जीव हैं या जो भी बड़े जीवों को कहा गया है लिविंग बींग्स, जो जिंदा है, जिसमें जान होती है। ठीक है, दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर, वो अपने स्ट्रक्चर में डिफरेंट नहीं है बल्कि ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स, बल्कि जो उनके अदर फीचर्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। ठीक है, ओनली नॉट देयर ओनली साइज, है ना, सब उनकी जो चीज़ें हैं वो अलग है, बहुत डिफरेंस है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, और इन सभी लिविंग बींग्स को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, इन सबको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेक्ड आइज, क्या आपने कभी छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म नोटिस किया है जिसको आप अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आइज एक्चुअली सी, कि कितनी छोटी से छोटी चीज़ आपकी आइज देख सकती है। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, आपने देखा होगा कुछ लोगों को रीडिंग ग्लासेस का यूज़ करते हुए। ठीक है, हाउ डज़ इट हेल्प देम सी बेटर, तो ये कैसे हेल्प करता है उनको कि वो अच्छे से देख सकें। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, और जब क्या होगा जब हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। लेट अस ऑब्जर्व। चलिए, एक्टिविटी 2.1, take a round bottom flask, make cup of glass as shown in figure 2.1. राउंड बॉटम फ्लास्क ये होता है, ये देखो इस तरह का होता है, और ये ऊपर इसकी मतलब ऊपर से इसमें कुछ डालना हो तो आप इस तरह से ऊपर से डाल सकते हैं। ठीक है, ये राउंड बॉटम ग्लास। ओके, देन राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि एक
ग्लास का होता है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद कॉर्क, और इसका जो माउथ है इसको आपको बंद कर देना है, ठीक है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक, लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। अब ये देखो ओपन बुक पे ये फ्लास्क रखा हुआ है, ऊपर से इसका मुंह बंद कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो देखो वो छोटे हैं, और यहाँ के जो लेटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमें बड़े दिख रहे हैं, है ना। डिड यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जब हम इस फ्लास्क में से देख रहे हैं तो लेटर बड़े दिख रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये हो रहा है ना, क्योंकि जो फ्लास्क है उसके अंदर क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब आपको रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना है छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म यानी जीव, छोटे छोटे जीव, लाइक एन एंट। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली? अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो छोटे छोटे जीव है उनकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसको आप ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, है ना। क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जीव होते हैं, उनको वो हमें उतना नहीं दिखाई देते हैं ना, उनका जो मोटा ऊपर का पार्ट होता है वो दिखाई देता है ना। लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखेंगे तो हम उसकी बॉडी के बारे में ज़्यादा डिटेल में ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड दैम। यानी काफ़ी लंबे समय से लोग क्यूरियस थे उनके आसपास जो छोटे छोटे जीव हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेक्ड आइज, बट वो उनको नेक्ड आइज से नहीं देख पाए। बट हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? बट हम कैसे इस इनविजिबल वर्ल्ड को देख पाए? डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टेनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आप जानते हैं कि कौन से साइंटिस्ट की हेल्प से हम इस टीनी वर्ल्ड को देख पाए फर्स्ट टाइम? चलिए आगे आपको पता चलेगा, ये देखिए। इन 1665 a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बुक पब्लिश की, ठीक है, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। वो क्या थे, एक ऑब्जर्वर थे और एक स्किल्ड आर्टिस्ट भी थे। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टेनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। और इस बुक में उन्होंने डिटेल्ड ड्राइंग बनाई थी छोटे छोटे थिंग्स की, जिनको लोगों ने कभी नहीं देखा था पहले। थिंग्स ही सा यूजिंग अ टूल वी नो कॉल अ माइक्रोस्कोप। और उन्होंने ये चीज़ें एक टूल से देखी थी जिसको हम अब क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। His microscope made things look 200 to 300 times bigger. उनका जो माइक्रोस्कोप था उससे चीज़ें 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ी दिखती थी। Then what one could see with the unaided eyes. One day, तो जो वो हम ऐसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखी। One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. एक दिन उन्होंने कॉर्क के छोटे से पतले से स्लाइस को देखा, ठीक है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस थे, कॉर्क में होता है ना। These compartments remind him of a honeycomb. और ये जो कंपार्टमेंट थे, रिमाइंडेड, उनको रिमाइंड करवाया किसके बारे में, हनीकॉम्ब के बारे में उनको याद दिलाया। He drew what he saw. उन्होंने जो देखा वो बनाया, ठीक है। Called each small space a cell. और एक छोटे से छोटे स्मॉल को, जो स्मॉल स्पेस थे उसको उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। यानी जो छोटा से छोटा स्मॉल स्पेस था, ठीक है, छोटा सा छोटा स्मॉल स्पेस, उसको उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम टू वर्ड सेल वॉज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी
हमारी जो लाइफ है, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है उसको सेल वर्ड हम बोलते हैं। तो ये जो सेल वर्ड है ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया था। ये है उनकी बुक, ठीक है, जो इन्होंने पब्लिश करवाई थी, ठीक है। इसका ये देखो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, ये है इनकी बुक। चलिए आगे पढ़ते हैं। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, और फिर 1660s में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, अ डच साइंटिस्ट, एक डच साइंटिस्ट थे, made up better lenses that allowed him to build more useful microscopes, यानी उन्होंने और ज़्यादा बेटर लेंसेज बनाए और जो माइक्रोस्कोप है उसको और ज़्यादा यूज़फुल बनाया, ठीक है। He was the first person to clearly see and describe tiny living things, और वो फर्स्ट पर्सन थे, यानी पहले इंसान थे जो टाइनी लिविंग थिंग्स को क्लियरली देख सकते थे और उसको डिस्क्राइब कर सकते थे, उसके बारे में डिटेल में बता सकते थे, लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स, ये जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं, है ना। बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो किसको कहा जाता है, तो आप ये नाम लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए माइक्रोस्कोप। फर्स्ट इमेज जो है वो माइक्रोग्राफिया बुक की है जो हमने देखी। माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, यानी ये वाला जो है ये रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी इमेज है। एंड दिस वन कॉर्क सेल पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया, जो माइक्रोग्राफिया में कॉर्क सेल है ये वो है, ओके। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ सेल, तो सेल क्या है। 2.1 व्हाट इज अ सेल, ओके। सेल क्या है, यू नो अबाउट इट। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग बींग्स मतलब जितने भी सारे जीव हैं वो सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। You might wonder what cells actually look like. आपको शायद हैरानी होगी देख के कि जो सेल है वो एक्चुअली कैसा दिखता है। Let us take a closer look at the basic structure of a cell using a microscope. यानी एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको आप क्लोजर लुक ले सकते हैं, यानी पास से देख सकते हैं। एक्टिविटी 2.2 Let us study a cell. एक हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। आपको ऊपर अभी हमने पढ़ा कि चलिए एक सेल को हम पास से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। टेक एन ऑनियन पल्प फ्रॉम योर किचन और गार्डन, वॉश इट एंड थ्रोली विद वाटर। आपको क्या करना है, एक ऑनियन लेना है, उसको वॉश करना है, ठीक है, अच्छे से वॉश करना है। कट द ऑनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस, और इस तरह से इसको कट कर देना है, ठीक है। टेक वन पीस ऑफ ऑनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस। अब ये जो देखो इस तरह से अंदर की तरफ से एक पतला सा सरफेस रहता है ऑनियन में, ठीक है, तो उसको आपको लेना है, ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, यानी इस तरह का अगर आपके पास कुछ है तो आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड द ऑनियन पील, और इसको क्या बोलते हैं, ऑनियन पील बोलते हैं इस लेयर को। प्लेस द पील इन अ पैट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रनिन। एक केमिकल है ये, आपको क्या करना है, वो जो पील है जो हमने ऑनियन पील लिया उसको एक डिश में रखना है जिसको पैट्री डिश बोलते हैं, जो ग्लास का होता है, ठीक है, उसमें रखना है, ठीक है। और उस पर क्या डालना है, सैफ्रनिन, रेड कलर का स्टेन होता है, उसको 30 सेकेंड्स के लिए उस पर डालना है। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस सी दैम क्लियरली, और जिससे क्या होगा, इस जो हमने ये पील लिया है इसका कलर पिंकिश हो जाएगा, जिससे हम इसको क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द ऑनियन पील टू अनदर पैट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। यानी फिर दूसरे डिश में डालना है उस पील को, ऑनियन पील को,
और फिर उसको वाटर से धोना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा स्टेन है वो निकल जाए। ओके, नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन ऑनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश। फिर इसको एक ग्लास की स्लाइड पे रखना है इस तरह से। ओके, एक पतले से ब्रश का यूज़ करके, इंश्योरिंग इट डजंट ब्रेक और फोल्ड, कि इस तरह से रखना है कि ये फोल्ड ना हो और ये ब्रेक भी ना हो। ओके, पुट अ ड्रॉप ऑफ गिल्सरीन ओवर द ऑनियन पील ऑन दिस स्लाइड। द गिल्सरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग of the cell and improve clarity for better visualization of cell। अब जो गिल्सरीन डालना है इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, ये सूखेगा नहीं, है ना, और जो इसकी क्लैरिटी होगी ना इम्प्रूव हो जाएगी, हम इसको अच्छे से देख पाएंगे इसकी सेल्स को। ओके, नेक्स्ट है क्या करना है हमें, स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ निडल, और फिर इसके ऊपर एक क्या रख देना है, कवर स्लिप रख देना है, ठीक है, एक निडल का यूज़ करके। देन क्या करना है, सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड, यानी उसके ऊपर इस तरह से रखना है कि अंदर एयर बबल ना हो, थोड़ी सी भी हवा ना आए नीचे, जैसे होता है ना कि हवा घुस गई, तो उसको अच्छे से रखना है। ओके, यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस टू द कवर स्लिप, यानी आपके पास जो छोटा सा पेपर होगा उससे उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन हो वो साफ हो जाए। ओके, व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप, कंपेयर इट विद फिगर 2.3, यानी अब आपको इसको देखो कैसे देख रहा है ना, माइक्रोस्कोप से यहाँ पे रख के और फिर माइक्रोस्कोप से देखना है और इसको कंपेयर करना है जो फिगर 2.3 है, 3 में दिया हुआ है उससे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, फिगर 2.3C, यानी ये वाला पार्ट फिगर 2.3C, इससे कंपेयर करना है। ओके, व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3C एंड फिगर 2.3D, इन दोनों में क्या आपको दिख रहा है, क्या सिमिलर दिख रहा है। सो हम क्या देख रहे हैं, जो इसका ये जो बनावट है ना, ये इसके जैसा ही है कुछ कुछ, है ना, ये देखो ब्रिक्स के जैसा ही है इसकी बनावट। ओके, वी विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। दिस आर द सेल्स ऑफ अनियन पिल्स विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम, ये क्लोजली अरेंज्ड है, इनके बीच में कोई छोटा सा भी स्पेस नहीं है ना। ये क्या है, ये है ऑनियन पिल के जो सेल्स हैं, इसका स्ट्रक्चर है। ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व द पेल्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, आपके जो आसपास अलग अलग प्लांट्स हैं उनके लीव्स को भी इसी तरह ऑब्जर्व करना है और उनके जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को देखना है। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ, आप देखेंगे कि जो सभी प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने हैं, तो क्या जो एनिमल हैं उनका एनिमल जो है वो किससे बने हैं, उनकी बॉडी किससे बनी है, हमने देखा प्लांट्स की तो जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना है। ओके, सो लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो चलिए इसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिविटी 2.3 के थ्रू। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर, आपका जो मुंह है वो क्लीन वाटर से धोना है, मतलब मुंह में पानी भर के और फिर उसको निकाल देना है। ठीक है, यूज अ ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड योर चीक, और अपने गाल अंदर जो मुंह है उसमें चीक में से एक छोटा सा टूथपिक लेके छोटा सा टुकड़ा निकालना है। ठीक है, स्क्रैच करना है, स्क्रैप करके। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इनटू अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, स्प्रेड इट इवनली, और फिर क्या करना है, उस छोटे से मटेरियल को लेके एक क्लीन ग्लास पर रखना है और उसको प्रॉपरली स्प्रेड करना है। ठीक है, प्लेस द स्क्रैप मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी एक पानी की बूंद में उसको रखना है और वो पानी की बूंद एक क्लीन ग्लास पे होनी चाहिए। ठीक है, क्लीन ग्लास का जो स्लाइड होता है उस पर, और उसी पे वो स्क्रैप्ड मटेरियल रखना है जो आपने अपने चिक से निकाला है। ओके, ऐड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू, और फिर उसमें मेथिलीन ब्लू जो एक ब्लू कलर स्टेन होता है वो डालना है ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड। ओके, एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी
ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। और उससे क्या होगा, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, माइक्रोस्कोप में वो और अच्छे से दिखेगा। आफ्टर 1 मिनट ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल। फिर 1 मिनट बाद उस पर 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालना है, ठीक है, ऑन दिस स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, जिससे वो सूखेगा नहीं सेल। ओके, नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। और फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालना है क्लीन, एंड रिमूव द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लोटिंग पेपर। यानी उससे क्या करना है, एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन है उसको साफ कर देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। और आपने क्या देखा उसको ऑब्जर्व करना है और उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो आप इस तरह का कुछ देखेंगे, ठीक है, इस तरह से सेल्स आपको दिखेंगे। यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। दीज आर चीक सेल, ये क्या है, चीक की सेल हैं, विच फ्रॉम द इनर लिनिंग ऑफ योर माउथ, जो आपके अंदर, मुंह के अंदर का जो पार्ट है उससे रिलेटेड है। What similarities and difference did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human cheek cell in activity 2.3? So हमने उसमें क्या चेंजेस देखा, आइए देखते हैं, अब डिस्कस करेंगे इसको। वहाँ पे जो सेल्स थे वो थोड़े अलग थे, इस शेप में थे, है ना, और ये वाले जो शेप है ये पॉलीगन शेप में है, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में था। ओके, यू हैव ऑब्जर्व द सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स, अ थिन आउटर lining, a central region and a small round structure inside it। 3 लेयर हैं इसमें, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो 3 लेयर हैं इसमें। कौन कौन सा है, एक आउटर लाइनिंग है ये वाली, है ना, देन अ सेंट्रल रीजन, एक फिर इसके अंदर का ये हिस्सा है, आपको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये देखो ये आउटर लाइनिंग है, फिर ये अंदर का हिस्सा है, और फिर इसके अंदर ये एक छोटा सा है डॉट जैसा। ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इनका स्ट्रक्चर क्या है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज न्यूसेल्स। जो इसके अंदर अराउंड स्ट्रक्चर है छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस। ओके, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मैम्ब्रेन। जो ये न्यूक्लियस है ना, ये भी एक छोटे से मैम्ब्रेन से कवर्ड है। दिस स्पेस बिटवीन द सेल मैम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। और जो ये एरिया है, ये जो छोटा सा डॉट है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो सेल मैम्ब्रेन है, इसके बीच का जो एरिया है जो फिल्ड है, किससे भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म से भरा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड सा कुछ होता है जिससे, जो इसके अंदर भरा होता है, पानी जैसा कुछ, ठीक है। दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल। तो जो हमने अभी पढ़ा सेल के बारे में, तो सेल के बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, हमने अभी पढ़ा है ना। सेल के बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला एरिया, साइटोप्लाज्म, ये जो अंदर लिक्विड है वो, एंड न्यूक्लियस, ये जो अंदर डॉट जैसा दिख रहा है वो, ठीक है। सम सेल्स लाइक ऑनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। जो ऑनियन पील देखा हमने, ऑनियन पील का जो सेल देखा, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, यानी ये जो लेयर है ना लास्ट, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ओके, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन अ सेल। तो सेल में इन सब जो ये स्ट्रक्चर है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, आर दीज फंक्शंस इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जो ये काम करते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर में ये तीनों चीज़ें हैं, ये क्या काम करते हैं, और इनका काम, जो इनका फंक्शन है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने में। चलिए देखते हैं आगे, हमें पता चलेगा। द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एनक्लोज करता है, यानी कवर करता है चारों तरफ से, है ना। ये देखो आउटर पार्ट है ना हमारे सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्या करता है, अंदर वाले जो एरिया है, अंदर वाला जो पार्ट है उसको कवर करता है। ओके, द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अदर।
और इसी सेल मेम्ब्रेन से जो दो सेल होते हैं वो हमें सेपरेटेड दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं. इट इज़ porous and allows the entry of materials essential for life process and the exit of waste material. जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होता है, यानी इसमें छोटे छोटे से होल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो इसेंशियल मटेरियल होते हैं वो अंदर आ पाते हैं, है ना, फॉर द लाइफ प्रोसेस के लिए, और एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल. और इन्हीं जो ये पोरस पार्ट है इन्हीं से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एग्जिट मिलती है. ठीक है. साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेल के दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं, एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल सॉल्ट्स. यानी जो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है सेल के अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स, है ना. मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म. यानी जो ज़्यादातर जो लाइफ प्रोसेस है वो कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है. ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है. द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल. जो सेल में एक्टिविटी होती है उन सबको रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस, मतलब उन सबको नियंत्रित करता है. ठीक है. इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ, और ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है. कौन? न्यूक्लियस. कि किस तरह से ग्रोथ होगी, कैसे ग्रोथ होगी, सो ये सब कौन करता है? रेगुलेट न्यूक्लियस करता है. द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. जो सेल वॉल होती है प्लांट में, वो प्लांट को प्रोवाइड करती है रिजिडिटी, यानी कठोरता, स्ट्रेंथ, है ना. दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कम्पैक्टली विद ईच अदर. और इसीलिए जो सारे सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ, और फॉर्म दिखाई देते हैं, मतलब एकदम स्टेबल दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर में, कहीं उनमें कहीं स्पेस नहीं होता है. ओके, अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे. चलिए आगे देखते हैं. Cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structure called plastids. यानी जो प्लांट्स में ये सेल के जो सारे पार्ट हैं उनमें एक छोटा सा रोड शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं. सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट. कुछ प्लास्टिड्स कैसे होते हैं? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट. ओके, contain chlorophyll which makes them green and help in photosynthesis. जो क्लोरोफाइल है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या होता है? क्लोरोफाइल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं प्लांट्स, और वो फोटोसिंथेसिस में उनकी हेल्प होती है. सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिससे जो प्लांट्स है वो सांस लेते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. In non-green plants, they help in the storage of substance. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ग्रीन नहीं होते हैं, उसमें ये क्या होते हैं? स्टोरेज की तरह, स्टोरेज में हेल्प करते हैं. ठीक है. प्लांट सेल्स आल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल. यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा एम्प्टी हिस्सा हमें दिखता है, छोटा सा एक स्पेस दिखता है, ये देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं. ये वाला जो हिस्सा है ना खाली जो हमें दिख रहा है. दिस हेल्प्स द प्लांट सेल्स स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस. और ये क्या करता है? प्लांट में सेल को स्टोर करता है, इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है. ठीक है. ये वाला हिस्सा है ना, ये प्लांट सेल में क्या करता है? सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, गेट रिड ऑफ वेस्ट को मतलब बाहर निकालता है, एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल. और जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करता है. और ये सारा काम कौन करता है? वैक्यूल. ओके, जो ये वाला पार्ट है. ठीक है, आगे देखते हैं. दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट. और इससे क्या होते हैं? प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलती है. इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट. एनिमल सेल्स में ये नहीं होता है वैक्यूल्स. इफ़ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल. और अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है. दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर. और ये जो छोटे वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? छोटे छोटे सब्सटेंस को स्टोर करते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं. सो
अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। ये जो सेल है ये क्या है, एक लिक्विड का बैग नहीं है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। ये एक जटिल स्ट्रक्चर है, बनावट है ना, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। यानी जो इस सेल में डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सबका अपना स्पेशल फंक्शन है, वो सबका अपना अपना अलग काम है ना, और इसी से जो है एंटायर ऑर्गेनिज्म और इसी से जो पूरा जीव है वो काम करता है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे इनके नेम्स दिए हुए हैं। ये देखो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। ओके, वैक्यूल है। चलिए आगे देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्राइंग ऑफ एन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, हमने ये देखा अभी। ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है जिसमें वैक्यूल होता है, और ये एनिमल सेल है जिसमें ना के बराबर होता है, और होता है तो बहुत छोटा सा होता है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या है। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया सेल का, कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। एंड वी नाउ also understand that plant and animal cell differ in shape and structure। और हमें ये भी समझ में आ गया है कि जो प्लांट और एनिमल है उनके जो सेल्स होते हैं वो शेप में और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। ओके, डू डिफरेंट एनिमल सेल्स आल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या अलग अलग एनिमल्स के जो सेल होते हैं उनका भी शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है? चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स है उनकी शेप और स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन है, क्या विभिन्नताएं हैं। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6 ए। ये है मसल सेल एंड ये है नर्व सेल। ओके, ये देखो अब आपको दिख रहे हैं ना दोनों सेल, ये है मसल सेल और ये है नर्व सेल। What are the similarities and differences you see in them? इसमें क्या डिफरेंस है? ये देखो ये कैसी है, ब्रांचेस जैसी इसमें है ना, और ये एक तरह से लॉन्ग है। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। अ मसल सेल इज शेप्ड लाइक अ स्पिंडल while a nerve cell is a very long and has branches। ये कैसा है, ऐसे लंबा सा शेप है इसका, और ये जो नर्व सेल है इसमें कैसी है, ब्रांचेज है, लंबा है बट ये इसमें ब्रांचेस भी है ना। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप। इसी तरह कुछ शेप जो होते, कुछ सेल जो होते हैं वो राउंड होते हैं शेप वाइज, वाइल अदर और कुछ लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और अलग अलग जीव में सेल्स की जो संख्या होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से इतना डिफरेंट क्यों दिखते हैं। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट्स टू इस फंक्शन। क्या जो शेप और स्ट्रक्चर है सेल का वो इनके फंक्शन से भी रिलेटेड होता है, मतलब अगर किसी का फंक्शन अलग है तो उस सेल का शेप और स्ट्रक्चर अलग होगा, ऐसा कुछ। चलिए आगे पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा। द यूनिक शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ शेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि यस, अगर शेप साइज और स्ट्रक्चर सेल का अलग है तो उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो करने में उनको हेल्प होती है। ठीक है, यानी उनका जो काम है, जो भी उनको स्पेशल काम करना है उसमें उनको हेल्प होती है उनका साइज शेप और स्ट्रक्चर से। बट हाउ डू दीज सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। फिर ये जो सेल है ये हमारी बॉडी में जो अलग अलग फंक्शन होते हैं उनको करने में कैसे हेल्प करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए इसको ढूंढते हैं कैसे हेल्प करते हैं ये हमारी बॉडी में। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3, आपने एक्टिविटी 2.3 में ऑब्जर्व किया होगा जो सेल्स हमने देखा था, इनर चीक सेल आर थिन एंड फ्लैट, है ना। जो चीक सेल था वो थिन और फ्लैट था। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। वो क्या थे, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे ना इनर जो सरफेस था चीक का उसको। नर्व सेल्स
नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स भी कहते हैं। कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में मैसेज कैरी करते हैं। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शन वाले या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, या उन सेल्स को क्या कहते हैं जो हमारी बॉडी में मैसेज कैरी करते हैं। ठीक है, सो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, आपको ये याद रखना है। कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। ओके, द elongated shape and branches structure help them reach different parts of the body and pass the message quickly। जो इनका शेप होता है लंबा सा और जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है उनसे इनको हेल्प मिलती है कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचे फटाफट और जल्दी से मैसेज पहुँचाएँ। ठीक है, सिमिलरली प्लांट सेल आल्सो शो वेरिएशन, इसी तरह प्लांट सेल में भी वेरिएशन होती है, अलग अलग तरह के होते हैं। इन प्लांट्स 2 सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, कौन से शेप के होते हैं प्लांट्स में सेल, रेक्टेंगुलर, एनलॉन्गेटेड यानी लंबा सा, ओवल एंड इवन ट्यूब लाइक, इस तरह के सेल्स होते हैं। ओके, सम प्लांट सेल्स फ्रॉम लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट दी प्लांट, और कुछ प्लांट में जो सेल होते हैं वो लंबे ट्यूब के जैसे होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पूरे प्लांट में वाटर कैरी करने में पहुंचाने में हेल्प होती है। मतलब ये पूरे प्लांट में जो वाटर है पहुंचाने का काम करते हैं, तो इनको हेल्प होती है क्योंकि इनका जो सेल होता है वो लॉन्ग होता है, इसीलिए ताकि उनको हेल्प हो। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डाइजेस्टिव सिस्टम इन क्लास 7, ग्रेड 7। आपने 7 क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है। ओके, यानी अलग अलग सेल्स हैं उसमें, तब जाके एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। ओके, अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, जो फूड पाइप है उसमें एक ग्रुप है मसल सेल्स का। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड इन अ वेव लाइक मैनर, और ये लहरों की तरह क्या होते हैं, कभी सिकुड़ते हैं कभी रिलैक्स होते हैं, और क्या करते हैं ये, पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टोमक, और फूड को हमारे पेट में पहुंचाते हैं। कौन, फूड पाइप में जो मसल सेल्स होते हैं वो। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप, और ये फंक्शन कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो मसल सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़े से घुमावदार होते हैं, है ना। द स्टोमक आल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। स्टोमक जो होता है, जो पेट होता है, उसमें भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, क्योंकि वो भी डिफरेंट फंक्शन उनका होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, तो अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, मसल सेल्स इन द स्टोमक वॉल हेल्प चर्न द फूड, जो मसल सेल्स होते हैं स्टोमक वॉल में, जो क्या करते हैं, फूड को चर्न करते हैं। ठीक है, एंड अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस, और जो दूसरे सेल्स होते हैं स्टमक में वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो भोजन को पचाने में जूसेस हेल्पफुल होती है वो प्रोड्यूस करते हैं दूसरे सेल्स। एंड एसिड्स, जूसेस और एसिड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, दैट ब्रेक डाउन द फूड, और ये जूसेस क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। सो ये जूसेस कौन प्रोड्यूस करता है, जो सेल्स होते हैं स्टमक में वो। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन सिस्टम, और इस तरह से ये सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेशन सिस्टम बनाते हैं। ओके, शायद ये इमेज भी है यहाँ पे, यस, ये देखो, ये सेल है और ये सेल्स बहुत सारे मिलके टिश्यू बने। ठीक है, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बने, ऑर्गन बने, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया। ओके, 2.2 व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो कोई जीवित शरीर होता है, यानी कोई जो जीव होता है, उसके शरीर में कितने
संगठन होते हैं, यानी कितने पार्ट्स, कितने स्टेज होते हैं उस बॉडी के बनने में। चलिए पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वेज, यानी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, एक जीव की बॉडी होती है, वो बड़े जटिल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सो यू कैन आंसर सेल। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, जैसे कि कोई दीवार का बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक है, एक ईंट है ना। उसी तरह लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, यानी एक जैसे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ये देखो, एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बन गए, ओके। देन डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ ऑर्गन, और फिर अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन, एक बॉडी का ऑर्गन बन गया। देन सेवरल ऑर्गन वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या होता है? कुछ ऑर्गन एक साथ जब काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी में एक मेजर फंक्शन यानी मुख्य कार्य करते हैं। ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और ये जब सारा ऑर्गन सिस्टम है, ये जब एक साथ काम करता है तो क्या बन जाता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी एक संपूर्ण शरीर बन जाता है, ठीक है। लाइक अ प्लांट और एन एनिमल, सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, यानी कि जिस तरह से प्लांट और एनिमल का जो एक बॉडी होता है उस तरह से, ठीक है। अब ये देखो नीचे इनके लेवल्स हैं। पहले सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, है ना। These levels of organization help us understand how simple building blocks like cell come together to form a complex living beings। यानी ये जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, इसके हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि किस तरह से ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बनाते हैं, यानी एक जीव बनाते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग बिगिन्स विद अ सिंगल सेल, यानी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक जो जीव है उसकी जो लाइफ है वो किससे शुरू होती है? एक सिंगल सेल से शुरू होती है ना। सिंगल सेल एग। द एग ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यानी जो किसी भी जीव का जो एग होता है ना, उसमें एक अमेजिंग एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है? कि वो डिवाइड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता रहता है बार बार, और फिर क्या बन जाता है? एक कंप्लीट लिविंग बीइंग, यानी बार बार डिवाइड होके और फिर वो क्या बन जाता है? पूरी तरह जब ग्रोथ हो जाती है, बीइंग मेड ऑफ मैनी सेल्स, वो बहुत सारे सेल्स से बना होता है, और फिर क्या बन जाता है? एक कंप्लीट लिविंग बीइंग। Such living beings are called multicellular organism, और फिर इस लिविंग बीइंग को क्या कहते हैं? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दैट्स वाई वी कॉल इट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड प्लांट्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन्स हो, ये सभी क्या हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें किसी में भी एक तरह का सेल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है? द यॉक, येलो पार्ट ऑफ एन एग, जो एग का येलो पार्ट होता है, ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल, यानी कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो कितना बड़ा होता है? आप कभी इसके बारे में सर्च करना और देखना, तो आप देखोगे कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो बहुत बड़ा होता है, और उसका जो येलो पार्ट है, यॉक है, वो एक सिंगल सेल है। और हमने अभी पढ़ा कि जो सिंगल सेल है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। सो द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड
measuring about 130 mm to 170 mm in diameter। यानी जो सबसे बड़ा सेल है जिसको हम अभी तक जानते हैं वो क्या है, ये है एग का जो ये यॉक है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 130 से 170 mm है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, ये पूरा बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेल्यूलर मटेरियल, एग में एक्स्ट्रा नॉन सेल्यूलर मटेरियल भी होता है। अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, एक शेल भी होता है प्रोटेक्शन के लिए, है ना। एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिशेस द सेल, और इस सेल को नरिश करने के लिए जो एग में ये वाइट लिक्विड होता है ना। आपने कभी एग को तोड़ा है तो देखा होगा कि येलो जो पार्ट होता है उसके आसपास ये वाइट लिक्विड होता है जो क्या करता है, इस सेल को पोषित करता है, नरिश करता है, यानी इसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। कंटिन्यूड डेवलपमेंट कि इसकी हेल्प करता है डेवलप करने में। ओके, सो अभी तक हमने सबसे जो बड़ा सेल देखा है वो कौन सा है, इसका है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसके अंदर जो यॉक पार्ट होता है वो। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट है 2.3 व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आया हो, सब कुछ क्लियर हुआ हो, और अगर कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उसको दोबारा सुनिए ध्यान से, आपको श्योरली वो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है देन क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। जो आपने इसमें अभी तक पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।